वास्को डिगामा was the first European who came to India। ठीक है, वह सबसे पहले आने वाले यूरोपियन वास्को डिगामा थे। और उसी समय से इंडियन हिस्ट्री में बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन एरा हो गया। ठीक है, हाँ, यूरोपियन कंट्री की घर से यूरोपियन कंट्री का बेटा म्यूट कर लीजिए आप। तो यूरोपियन कंट्री की पहली एंट्री हुई वास्को डिगामा से। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे यूरोपियन आए। ठीक है, मैंने कल क्लास में बताया था, बट मोस्ट ऑफ यू वर नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट। बिकॉज जब वो लोग आए तो वो इंडिया से मसाले खरीद कर ले गए, स्पाइसेस ले गए, और वो यहाँ से ले जा करके 60 टाइम्स मोर प्राइसेस में उन लोगों ने इसे बेचा था। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट देख करके बहुत सारे यूरोपियन इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इंडिया में मसाले मिलते थे। जानते हो, जो काली मिर्च होती है उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, बिकॉज इन द कोल्ड रीजन people need to protect the such type of spices। ठीक है, उन्हें इस तरह के मसाले चाहिए थे ताकि कोल्ड रीजन में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए लगातार व्यापारी लोग इंडिया में आते थे और व्यापार करने लगे। 16th सेंचुरी में सबसे पहले पुर्तगीज आए। पुर्तगीज ने गोवा को अपनी कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी मीन्स द एरिया विच वाज कंट्रोल अंडर द पुर्तगीज। ठीक है, वो एरिया किसके कंट्रोल में चला गया? पुर्तगीज के कंट्रोल में चला गया। उसके बाद इंडिया जो था वो बहुत सारे यूरोपियन का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया, बिकॉज दे कम हियर फॉर दे कम हियर फॉर ट्रेड। वो यहाँ पे व्यापार के लिए आने लगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। दे मेक ह्यूज प्रॉफिट बाई सेलिंग द स्पाइसेस। दे परचेज हियर एट द चीप रेट एंड दे सोल्ड टू देयर कंट्री इन वेरी हाई प्राइसेस। तो ये बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट होता था, इससे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, इसके बाद स्पेन से, फ्रांस से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, हर जगह से लोग आए थे। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में बेसिकली इंग्लैंड से आने वाले जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये लोग व्यापारिक कंपनी यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया को धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंडिया को धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 7 से पढ़े हो, देख रहे हो कि जब जब एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड हो जाता था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, तब तक उसका फायदा विदेशियों ने उठाया। क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि तुर्क आए। क्यों तुर्क इंडिया में? इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे एम्पायर थे एंड दे वर फाइटिंग टू ईच अदर। ठीक है, देयर वाज नो यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स, दैट्स व्हाई दे गेट द एडवांटेज। ठीक है, उनको इस सिचुएशन का फायदा मिल उठा करके उन्होंने यहाँ पे एंटर किया था। ठीक है, तो ये एक रीजन था। उसके बाद औरंगजेब, एज यू नो दैट लास्ट, अगर आपने मुगल एम्पायर पढ़ा है तो आपने पढ़ा था कि औरंगजेब का जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी थी, उसके वजह से बहुत जितने भी लोग जो अब तक मुगल एम्पायर का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि सिख थे, जाट थे, मराठा थे, राजपूत थे, वो सब के सब औरंगजेब के अगेंस्ट हो गए। तो औरंगजेब उसके बाद ये लगातार ये लोग औरंगजेब पर अटैक करते रहते थे, और ये कंटिन्यूअस फाइटिंग के वजह से मुगल एम्पायर वीक पड़ गए। ठीक है, औरंगजेब वीक पड़ गया, और औरंगजेब के बाद जितने रूलर आए सब वीक सक्सेसर थे। ठीक है, सब ऐसे राजा थे जो कि पावरफुल राजा नहीं थे, और इसका भी फायदा उठा करके जितने भी आपने पढ़ा था कि कुछ स्टेट्स है, बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन लोगों ने अपने स्टेट को ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो एक स्वतंत्र कंट्री है। जहाँ के वो गवर्नर थे उसको उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया था। तो यही सब सिचुएशन का फायदा उठाया अंग्रेजों ने भी। ठीक है, बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई, और वो इंडिया के कोस्टल एरिया में एस्टेब्लिश।
ठीक है। अगर हम देखो गोवा में पुर्तगीज को बोला, पुर्तगीज गोवा में, गोवा भी कोस्टल एरिया है, वहां जाकर सेटल कर गए। फ्रेंच जो आए वो पुडुचेरी में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। और अंग्रेज जो सबसे पहले कदम रखे थे वो कालीकट गुजरात में रखे थे। ठीक है, गुजरात में। और फिर उन्होंने अपनी अपनी अपना सेंटर बनाया, सूरत में बनाया, जो कि गुजरात में है। तो कोस्टल एरिया में उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। और ट्रेडिंग सेंटर्स को वो फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फैक्टर्स यानी ऑफिशियल रहता, उसको वो फैक्ट्री कहते थे। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे। वो नहीं चाहते थे कि अगला व्यापार करे, हम व्यापार करें और सारा प्रॉफिट हमें हो। ठीक है। वो चाहते थे जितने भी इंडिया से मसाले हैं, फिर इंडिगो, इंडिगो यानी नील, जिसे मशीन के से बनाए गए कपड़ों को डाई करने के लिए, रंगने के लिए लोग इंडिया से नील खरीदते थे बहुत चीप रेट पर। तो वो चाहते एक गन पाउडर होता था, वो इंडिया से खरीद के ले जाते थे गन में यूज करने के लिए। तो इस तरह से वो सारी चीजें बहुत चीप रेट पे इंडिया से खरीदते थे। और ले जा करके ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन पर वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सारे जगहों पर वो जा करके उसको सेल किया करते थे। ठीक है। तो आप ट्रेडिंग कंपनी के बारे में आपको समझ में आ गया। फैक्ट्रीज आपको समझ में आ गया। फैक्ट्रीज उस प्लेस में होता है जहां उनके ऑफिशियल वर्क करते थे। फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री वाज नॉट दैट अ प्लेस इन विच समथिंग्स वाज प्रोड्यूस्ड, ऐसा कुछ नहीं था, प्रोडक्शन नहीं होता था, बल्कि उनके फैक्टर, उनके ऑफिसर्स वहां पे काम करते थे, इसलिए ट्रेडिंग सेंटर को वो फैक्ट्रीज कहते थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिस्ट्री है, करें कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे, मतलब पूरे भारत पर उन्होंने अपने शासन को बना लिया। आए तो थे व्यापार करने के लिए, बट दे कंट्रोल द इंटायर कंट्री। ठीक है, पूरे देश को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसका ये जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से, धीरे धीरे करके, सीरीज ऑफ एपिसोड वर देयर। ठीक है, धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में बनाई थी, और उनके दो तीन प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स थे। एक था बंगाल, फोर्ट विलियम बंगाल। दूसरा था मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज जॉर्ज में, और मद्रास में उनका प्रेसिडेंसी था। और तीसरा था बॉम्बे कैस्टल में। उसके बाद वो क्या उनका मेन काम क्या होता था, लोकल प्रिंसेस की वो से फ्रेंडली रिलेशन पहले उन्होंने बनाया। ठीक है, पहले लोकल रूलर से उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाया, ताकि और ताकि उनका फायदा हो सके। ठीक है, उन्हें व्यापार करने की में आसानी हो सके। उसके बाद इंडियन रूलर्स ने उनको इंडियन रूलर्स जो थे वो भी चाहते थे कि अगर अंग्रेज उनके साथ हो जाते हैं तो उनका इंडिया के अंदर जो राजा हैं जिनके साथ उनकी राइवलरी चल रही है, उसमें उनसे निपटने में उन्हें मदद मिलेगी। ठीक है। इस तो अंग्रेज अपना फायदा देख रहे थे और इंडियन रूलर्स अपना फायदा देख रहे थे। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इंडियन प्रिंसेस जो थे वो धीरे धीरे करके राजा के हाथ की कठपुतली बन गई। ठीक है, कैसे राजा के हाथ में कठपुतली बन गए। मान लो एक राजा को दूसरे राजा के साथ दुश्मनी है, या दूसरे राजा के साथ उसे लड़ाई करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, उसे मिलिट्री असिस्टेंस देते थे, अपनी सेना देते थे अंग्रेज कि उसके उसे। और फिर वो धीरे धीरे उस राजा को भी इस लायक बना देते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता था और सिर्फ अंग्रेजों के इशारे पर ही काम कर सकता था। तो ये चीज उसने कहा। तो वही कह रहा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने आखिर इंडिया में इतना अपना पावर कैसे फैला दिया। एक व्यापारिक कंट्री थी और पूरे भारत को कंट्रोल कर लिया। तो इसका रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग कंपनी जो अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अपनी ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी। और बाकी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनसे उनको भगाने के लिए उन्होंने क्या की, अपनी सेना तैयार कर ली थी। और साथ में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी खोल दिए थे।
ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खोल दी, अपने मिलिट्री बना ली, और इसी मिलिट्री के मदद से वो धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले इन लोगों ने क्या किया, अपनी मिलिट्री बनाने के बाद जितने भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में थी सबको इन लोगों ने भगा दिया। बच गए सिर्फ दो, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और एक इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दो दो मेन राइवल जो थे वो बच गए थे। इन दोनों के बीच कर्नाटिक वार हुआ, 3 वार हुए, तीनों वार फ्रेंच और ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसमें इंडियन राजा भी शामिल होते थे, ठीक है, लेकिन बेसिकली राज अगर देखो तो आमने सामने इन्हीं दोनों के। तो मैं अभी जस्ट स्टार्ट करूंगी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, क्योंकि कल मैं इतना कुछ पढ़ा चुकी थी और आज फिर से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बता रही हूँ, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का युद्ध चल रहा था कि ठीक है, और ये चला था 1740 में। इस युद्ध का परिणाम था कि इंडिया में कर्नाटिक वॉर। ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर में क्या हुआ कि एक तरफ से दो युद्ध चल रहा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध चल रहा था। तो एक तरफ से इंग्लैंड था, ब्रिटेन थे सपोर्ट में, और दूसरी तरफ से फ्रेंच था सपोर्ट। ठीक है, तो वहां की जो उन लोग की दुश्मनी थी, वो दुश्मनी क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपोजिट साइड में थे। तो कोमोडोर बार्नेट जो कि ब्रिटेन के नवाल ऑफिसर थे, उन्होंने क्या कि वो इंडिया में आगे अपनी सेना लेकर के। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नहीं, इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में शांति चाहिए, ठीक है, इंडिया में ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। उसके बाद जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं, यहाँ कुछ आपको लड़ना है आप वहां जाके लड़िए, ऑस्ट्रिया प्रशा के साथ आप जाके लड़िए, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, तो कोमोडोर जो थे ब्रिटिश नवाल ऑफिसर, वो अपनी सेना लेकर ब्रिटेन चले गए। लेकिन डुप्लेक्स जो था वो फ्रांस का था, ठीक है, डुप्लेक्स ने अपनी बात को नहीं रखा, उसने तो ब्रिटिश को कह दिया, लेकिन डुप्लेक्स अपनी बात को नहीं रखा, और उसने क्या किया कि मद्रास पर अटैक करके मद्रास को अपने कैप्चर में कर लिया। ठीक है, मद्रास को उसने ऑक्यूपाइड कर लिया। तब अंग्रेजों ने कंप्लेन किया नवाब से कि आपने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन डुप्लेक्स ने तो ये काम किया, डुप्लेक्स ने तो अटैक कर दिया है, अटैक कर दिया। और उसने मद्रास जो उनका एरिया था, उसको आपने पढ़ा ना कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, सेंट फोर्ट ऑफ मद्रास, तो मद्रास में उनका प्रेसिडेंसी टाउन था, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया फ्रेंच ने। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने नवाब को कंप्लेन किया, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंच के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1746 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, और अनवरुद्दीन इस युद्ध में हारा गया, किसके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। इसका मतलब अनवरुद्दीन जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के सपोर्ट में थे। उसके बाद 1748 में जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच जो युद्ध चल रहा था वो एंड हुआ। उस युद्ध में के एंड होने के बाद फ्रांस की स्थिति कमजोर हो गई थी। अंत में जबरदस्ती अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांस से फोर्सली एक ट्रीटी साइन करवाई, और मद्रास को वापस अंग्रेजों ने अपने कैप्चर में कर लिया। तो ये था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटिक वॉर में स्टार्ट कर रही हूँ, जो हुआ 1749 to 54। There were war of succession between Chanda Sahib and Anwaruddin for the Carnatic Nawabship। यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, ये इस वार का ये सक्सेशन का वार था, उत्तराधिकारी का वार था, मतलब उत्तराधिकार बनने का, राजगद्दी के का युद्ध था। किसके किसके बीच था, चंदा साहिब, ठीक है, जो कि दोस्त अली खान के दामाद हुए, और दूसरा अनवरुद्दीन थे जो कि कर्नाटक के नवाब। इन दोनों के बीच हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क द दक्कन सूबेदार in 1748, a war broke out between Muzaffar Jung, grandson of Nizam ul Mulk, and Nasir Jung, son of Nizam ul Mulk। उसके बाद निजाम उल मुल्क के डेथ के बाद जो दक्कन सूबेदार थे इन 1748 में,
वहां पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच युद्ध हुआ। मुजफ्फर जंग जो थे वो निजामुल मुल्क के पोता हुए, और नासिर जंग जो थे वो निजामुल मुल्क के बेटा हुए। यानी कि चाचा भतीजा हो सकते, बाप बेटा भी हो सकते। तो फ्रेंच ने इसके लिए क्या किया, मुजफ्फर जंग से के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की थी। ठीक है, the French signed a secret treaty with Muzaffarjung and Chanda Sahib to help with well-trained French forces. फ्रांस ने अ, देखो कि यही होता था, एक राजा की मदद करते थे दूसरे राजा के अगेंस्ट। यानी कि यहाँ पे मुजफ्फरजंग और नासिर जंग, तो मुजफ्फर जंग की हेल्प कौन कर रहे थे, फ्रेंच। ठीक है, मुजफ्फर जंग की हेल्प करने वाले फ्रेंच थे। और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को अपनी वेल ट्रेंड आर्मी दी फ्रेंच ने युद्ध लड़ने के लिए। और जब इतनी आर्मी की मदद मिली, परिणाम क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को हरा दिया, और अनवरुद्दीन भी इसमें हार गए। The Nawab of Carnatic and gained monopoly of trade over South India. Anwaruddin died in the battle and his son Muhammad Ali ran away. On the other side, the English plotted with Nasir Jang and defeated the French army. ठीक है, नासिर संग अनवरुद्दीन दोनों हार गए। ठीक है, जो कि नवाब के कर्नाटक के नवाब थे। अब साउथ इंडिया पर फ्रेंच का मोनोपोली हो गया व्यापार का। ठीक है, साउथ इंडिया पर व्यापार पर फ्रेंच का मोनोपोली हो गया। अनवरुद्दीन जो थे वो इस युद्ध में मारे गए, उनका बेटा मोहम्मद अली भाग गया। और दूसरी साइड अंग्रेजों ने क्या किया, नासिर संग के साथ और एक गेम खेल करके उसे भी हरा दिया। तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश प्लॉटेड विथ नासिर जंग एंड डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। फिर उसने क्या किया, अब पहले तो फ्रेंच ने मदद की मुजफ्फर जंग को नासिर जंग को हराने के लिए, फिर ब्रिटिश ने मदद की नासिर जंग को मुजफ्फर जंग को हराने। तो आप देख रहे हो कि राजा जो होते थे उनको ये हेल्प करते थे युद्ध लड़ने के लिए, और वो आपस में एक दूसरे को युद्ध वो करवाते रहते थे। तो आप ये तीनों कर्नाटिक वार में बेसिकली पढ़िएगा कि तीनों ही कर्नाटिक वार में फ्रेंच और बेसिकली अगर युद्ध हुआ तो फ्रेंच और अंग्रेज के बीच ही हुआ। ठीक है, राजा भी, हमारे इंडिया के राजा भी शामिल थे, लेकिन इस युद्ध के खत्म होते होते बाद भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भगा दिया गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोवा में जो पुर्तगीज आए थे सबसे पहले, उन्होंने गोवा को आजाद किया देश के स्वतंत्र होने के बहुत साल बाद। 1960s के बाद उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया, और 1971 के बाद फ्रेंच ने पुडुचेरी को स्वतंत्र किया। तो आप देख रहे हो कि देश, अंग्रेज चले गए लेकिन ये पुर्तगीज इंडिया से नहीं गए, ये फ्रेंच इंडिया से नहीं। ठीक है, तो आप इसने यही देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने मदद की और नासिर जंग को, और मुजफ्फर जंग को हराने के लिए, और उधर मुजफ्फर जंग को मदद करने वाले थे फ्रेंच नासिर जंग को हराने के लिए। बीच में अनुरुद्दीन इस युद्ध में हारे और मारे भी गए, और उनका बेटा जो था मोहम्मद अली वो वहां से भाग गया। उसके बाद है द थर्ड कर्नाटिक वॉर। The Third Carnatic War began in 1756 between the French and the English. When the French besieged Madras, Robert Clive sent Colonel Ford to occupy Northern Sirkars. Ford occupied Northern Sirkars and brought Salabat Jung under his control. तीसरा जो कर्नाटिक वॉर शुरू हुआ वो हो गया 1756 में, और ये भी जो हुआ वो हुआ फ्रेंच और इंग्लिश के बीच। ठीक है, सो एक्चुअली आप इतने सारे इसमें वॉर आपको पढ़ने हैं कि एक साथ आप पढ़िएगा तो यू विल बी कंप्लीटली कंफ्यूज। तो आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चन, आई विल रिपीट द टॉपिक, देन आई विल गो फर्दर। ठीक है,
सो वे जब फ्रांस ने वापस मद्रास को सीज कर लिया, मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट कैनेडिक वॉर में फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर किया था, लेकिन वापस इंग्लैंड ने उसे वापस ले लिया। लेकिन थर्ड कैनेडिक वॉर में फिर इसी चीज को दिया है कि मद्रास को वापस फिर फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, मद्रास को किसने वापस कैप्चर किया? फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव सेंट कर्नल फोर्ड टू ऑक्यूपाई नदर सरकार, और रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नल फोर्ड को भेजा कि वो नदर सरकार को कैप्चर में कर ले। ठीक है, फोर्ड ने नदर सरकार को कैप्चर भी किया और सलाबत जंग को लाया। ठीक है, सलाबत जंग को अपने कंट्रोल में लाया, जो कि हैदराबाद के राजा थे। ठीक है, सलाबत जंग गेव नदर सरकार टू द ब्रिटिश। A battle took place in 1760 at Wandiwas between the English and the French. नदर सरकार को दे दिया गया। नदर सरकार आप जानते हो ना, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में है। वेस्टर्न घाट्स को ही दो भाग में बांटा हुआ है, नदर सरकार सैन। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स में ही है नदर सरकार। तो नदर सरकार को ब्रिटिश को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक बैटल हुई 1760 में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच वाडीवास में। द फ्रेंच वर डिफीटेड। इस युद्ध में फ्रेंच हार गए। पुंडुचेरी नाउ वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। अब पुंडुचेरी पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। पुंडुचेरी पर शुरू से फ्रेंच का कब्जा था, लेकिन बीच में फिर कुछ समय के लिए फ्रांस का कैप्चर, अंग्रेजों ने इसको कैप्चर कर लिया। When the Seven-Year War ended in Europe in 1763, the Treaty of Paris was signed. As per this treaty, Pondicherry was given back to the French. उसके बाद 1763 में 7 साल तक का वार जो चल रहा था वो खत्म हुआ। वहां पर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ। जब युद्ध खत्म होता है तो दो पार्टियों के बीच एक संधि पत्र साइन होता है। तो वही पेरिस में जो ट्रीटी साइन हुआ, जो संधि साइन हुआ, उसको ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है। और इस ट्रीटी के अनुसार पौंडीचेरी को वापस फिर फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है, पौंडीचेरी को वापस फिर फ्रांस को रिटर्न कर दिया गया। As per this treaty, Pondicherry was given to the French. Robert Clive succeeded in making a name for himself among the native princes. He won many battles for the English and foiled Dupleix, the French general, at every turn. As a result of constant defeat, Dupleix was called back to France in disgrace. ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ब्रिटिश ऑफिशियल था। वो उसने क्या किया था कि उसने नेटिव प्रिंसेस के बीच, जो यहाँ इंडिया के जो राजा थे उनके बीच अपना नाम बनाया हुआ था। बहुत सारे युद्ध अंग्रेजों के साथ, मतलब बहुत सारे युद्ध उसने जीते थे अंग्रेजों के लिए। और डुप्लेक्स को, जो कि फ्रेंच जनरल था, उसको उसने हराया। ठीक है, हर तरह से हराया। और राष्ट्र में लगातार हार होने की वजह से फ्रेंच के जो डुप्लेक्स थे उनको वापस फ्रांस बुला लिया गया। Eventually, French East India Company was dissolved in 1770. The French ambition of establishing an empire in India ended and the British supremacy was firmly established. तो इस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 में डिसॉल्व हो गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 में डिसॉल्व हो गया। वो भी एक सपना लेकर आया था कि भारत पर शासन करेंगे, भारत को अपने कंट्रोल में करेंगे, लेकिन उसके इस सपने को अंग्रेजों ने तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अंग्रेज ने इंडिया को अपने शासन में, अपने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो अब इंडिया पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म हो गए और स्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश सुपरमेसी। अगर आगे जो आप लोग वार पढ़ेंगे उसमें आपको सिर्फ ब्रिटिश के बारे में पढ़ना है और इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ना है। आपको इसमें किसी फ्रेंच के बारे में अब नहीं पढ़ना है। कर्नाटिक वार में भी जितने युद्ध हुए वो फ्रेंच के साथ हुए। एक दो और है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, मैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ। द ब्रिटिश वांटेड द कंट्रोल ऑफ रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। अलवर्दी खान, द नवाब ऑफ बंगाल, was an able administrator. He had followed a policy of keeping the European merchant under control, but after his death, his grandson Sirajuddaula became the Nawab. The British started extending the fortification of Calcutta.
Meanwhile, Sirajuddaulah took over Calcutta. Robert Clive set out from Madras with an army of 900 European and 1200 sepoys, armed and trained in the European style of warfare, and recaptured Calcutta. यहाँ पर बंगाल की जो जीत है कैसे हुई? अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि बंगाल को कैप्चर कर ले। बंगाल चूंकि रिच प्रोविंस था, ठीक है, इसलिए वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे। अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब थे, उन्होंने हमेशा से वो एक बहुत ही कुशल शासक थे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, यूरोपियन मर्चेंट्स को वो हमेशा अपने से दूर करके रखते थे, ठीक है, उसको हमेशा अपने से कंट्रोल में रखते थे, ठीक है। लेकिन उनके डेथ के बाद, अलवर्दी खान के डेथ के बाद, सिराजुद्दौला जो कि उनका ग्रैंडसन था, वो बंगाल का नवाब बना, ठीक है। और तब इसका एडवांटेज लिया अंग्रेजों ने अपनी सेना भेज करके कलकत्ता को कैप्चर कर लिया, ठीक है, कलकत्ता को कैप्चर किया। तो सिराजुद्दौला ने भी वापस कलकत्ता को वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उसने अपने लगभग 900 यूरोपियंस आर्मी को भेजा, और 12,000 के सिपाही लोग थे, और सब जो थे वो आर्म थे, सबके पास औजार थे, हथियार थे, और सब जो थे यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ वारफेयर में ट्रेंड थे। मतलब इन्हें मॉडर्न तरीके से उनके पास सब कुछ था, जैसे इंडियन राजा के पास था, तलवार वगैरह से लड़ते थे, जबकि जो अंग्रेज थे इनके पास तो बंदूक सब कुछ होता था। तो मॉडर्न तरीके से ये लैस थे। उन्होंने अपने इन सैनिकों के बल पर कलकत्ता को वापस कैप्चर कर लिया। तो आप देख रहे हो कि बंगाल जो कि जो कि उनके कंट्रोल में नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे करके बंगाल को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद अगला जो है वो है बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। पलासी, देखो एक एग्जाम में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर पे जरूर आता है। तो बैटल ऑफ पलासी, ध्यान देना, इट वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एट पलासी बिटवीन कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद। ये युद्ध लड़ा गया किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी ओर थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। और ये युद्ध लड़ा गया था कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच, पलासी नामक जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था। मीर जाफर, who wanted to become the Nawab, bribed Indian soldiers to throw away their weapons. Clive easily won the battle. देखो कितने अपने ही देश के लोग जो थे वो अंग्रेजों का साथ दिए थे। जैसे ही मीर जाफर जो थे, मीर जाफर जो था वो चाहता था कि वो बंगाल का नवाब बने, ठीक है, बंगाल का नवाब बने। तो इसने क्या किया कि इंडियन आर्मी को, जो जो राजा के मतलब सिराजुद्दौला के तरफ से जो सेना थी, उसको उसने घूस दिया कि जब युद्ध हो तो वो अपने औजार, अपने तलवार को वो फेंक के भाग आए। और वही उन्होंने किया। जब कोई लड़ा ही नहीं तो क्लाइव तो आसानी से जीत गया। तो आप देख रहे हो ना कि इंडियन राजा खुद एक दूसरे के दुश्मन थे, और जिसका फायदा उठाते उठाते अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इंडिया के सारे हिस्सों को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और आप ये इसने देखा तो मीर जाफर ने उनकी मदद की, युद्ध लड़ने में मदद की। लेकिन आप देखो मीर जाफर के साथ क्या हुआ। British consolidate their position in Bengal by making Mir Jafar the Nawab of Bengal. He gifted large sum of money and 24 parganas of Bengal to the British. उसके बाद मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मीर इसके बदले में मीर जाफर ने क्या किया कि उसको बहुत सारे, अंग्रेजों को बहुत सारे पैसे दिए, और 24 परगना, जो कि बंगाल का बहुत बड़ा प्रांत है, उसको उसने अंग्रेजों को गिफ्ट के रूप में दे दिया। लेकिन मीर जाफर, अब अंग्रेज को इतना चीज मिल गया था कि उसको लोग रेगुलर डिमांड कर रहा था, और मीर जाफर would not fulfill the constant demand of the British. So they installed his son-in-law Mir Qasim as the Nawab. वो लगातार जो अंग्रेज डिमांड कर रहे थे उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपने ग्रैंडसन को, जिसका नाम था मीर कासिम, उसको उसने बंगाल का नवाब बना दिया। He granted equal trade facility to the British and the Indian merchants. अब मीर कासिम जो था,
इसका सॉफ्ट कॉर्नर तो अंग्रेजों के साथ था नहीं। उसने ब्रिटिश और इंडियन मर्चेंट्स दोनों के लिए सेम ट्रेड फैसिलिटी दे दी। इससे अंग्रेज जो थे वो नाराज हो गए। अंग्रेजों ने मीर कासिम पर अटैक कर दिया। मीर कासिम वहां से भाग करके कहाँ शरण लिया? अवध में। अवध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और अंतिम मुगल शासक जो थे शाह आलम, तीनों वहां जाकर के वहां पे छुप के शरण लिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को कैप्चर किया है। इंडिया को इतना आसानी से कैप्चर नहीं किया गया। इंडिया को कैप्चर करने में अगर किसी ने मदद किया तो इंडियन रूलर्स ने ही मदद किया, क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहते थे। उन्हें खुद अपने अपने एडवांटेज वो देख रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि एक विदेशी कंट्री जो है वो कैसे धीरे धीरे करके इंडिया को अपने गिरफ्त में लेते जा रहा है, पूरे इंडिया को अपनी कंट्रोल में करता जा रहा है। ठीक है। तो आगे है बैटल ऑफ बक्सर। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल रीड दिस। नाउ वी डोंट हैव मच टाइम, लेकिन आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। So I'm not muted to anyone, so you can unmute yourself and ask questions if you have. देखो, इस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इट्स नॉट इजी टू